आप ए नेट का इक्वेशन लिखते हो, यही तो हम लोग सब रटते हैं, सारे टीचर आपको रटवाते हैं कि बच्चा देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। आपका दिमाग इधर काम करना बंद कर दिया। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और हम ये भी जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इंटरफ्रेंस से कैसे डिफरेंट होता है, किन मायनों में डिफरेंट होता है। देखिए, जब दो वेव चल रही होती है, वेव का काम क्या होता है? मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट करना। ये एक वेव चल रही है, ये x बराबर 5 लोकेशन पे सपोज कीजिए एक पार्टिकल रखा हुआ है, वो क्या करेगी? उसको डिस्टर्ब करेगी। वो पार्टिकल क्या उस वेव के अकॉर्डिंग चलेगा, तो एक और वेव जब उस पर पड़ी तो वो बी वाले वेव को भी फॉलो करना चाहेगा। सपोज कीजिए कि ये एक वेव है, ये एक वेव है, ये वेव ए है, ये बी वेव है। ये y1 डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है, ये y2 डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है अपने फेस के अकॉर्डिंग इस पॉइंट का जो x बराबर 5,0 पे रखा हुआ है। तो ये a वाला वेव इसको डिस्प्लेस करना चाहेगा और b वाला वेव भी इसको डिस्प्लेस करना चाहेगा, है ना? तभी ना वेव आगे की तरफ जाएगी। जब तक वो डिस्टर्ब नहीं होगा तब तक वेव आगे की तरफ जा नहीं सकती। तो होगा क्या, ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल कुछ इस तरीके का मोशन करेगा कि ये ऐसा हम लोग को लगेगा कि ये दोनों वेव जो है सुपर इम्पोज हो चुकी है एक दूसरे पे, यानी ये एक दूसरे पे रख दी गई है एज इट इज। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो वाई नेट या वाई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 प्लस yn हो जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है? समझ में आई बात? तो इसका डेफिनेशन ये बना, व्हेन टू और मोर देन टू वेव, टू or more than two wave superimpose on a point, then the resultant displacement of a particle placed at that point is the vector sum of the individual displacements। ठीक है, डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझा रहा हूं। सपोज करो ये एक वेव है जो इस पॉइंट पे गिरी और ये एक और वेव है जो इस पॉइंट पे जा रही है, ये भी इस वेव इस पॉइंट पे जा रही है और डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है ना? तो अगर ये इसका एम्पलीट्यूड a1 है और इसका एम्पलीट्यूड a2 है, a1 का एम्पलीट्यूड जो है वो इधर है, और मतलब ऐसे सपोज करो कि वेव a1 वाली ऐसे जा रही है और a2 वाली वेव ऐसे जा रही है, ठीक है ना? देखो इस डायग्राम को आप एक बार वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर लो कि ये पॉइंट था। हाँ, तो ये एक पार्टिकल था जो x बराबर 5,0 पे रखा हुआ था, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो इस पे एक एम्पलीट्यूड ऐसे गिरा, इस पे एक एम्पलीट्यूड ऐसे गिरा, ठीक है? तो इसका जो नेट एम्पलीट्यूड होगा ना, या इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको अगर हमको बनाना है तो हम वेक्टर की मदद से बना सकते हैं। यानी a1 इसको आगे की तरफ जाने चाह रही है और a2 इसको ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहा है पार्टिकल को। a1 चाह रहा है कि ये अपने फुल एक्सट्रीम पॉइंट तक जाए और a2 चाह रहा है कि ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट तक जाए। तब पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ना, मतलब या नेट एम्पलीट्यूड होगा ना, वो इन दोनों के बीच में कहीं इन दोनों का रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा। इतनी सी बात समझ में आई? इन दोनों के बीच में एंगल जो बनता है फाई बनता है, या इसको डेल्टा फाई या फेज डिफरेंस भी कह सकते हैं। क्योंकि सपोज करो ना, ये पार्टिकल अगर फाई 1 फेज का है और अगर ये पार्टिकल फाई 2 फेज का है, तो सॉरी, ये वेव अगर फाई 1 फेज का है और ये वेव फाई 2 फेज का है, तो इसका फेज फाई 1 बना, इसका फाई 2 फेज बना, और जो डेल्टा फाई आएगा वो क्या होगा? फाई 2 माइनस फाई 1 होगा। तो इधर जो एंगल बना वो डेल्टा फाई होगा, इन दोनों के बीच का एंगल। सपोज करो ना यार, कोई एक रैंडम मान लो कि ये एक फाई है, मतलब ये एक ओरिजिन है, ये लाइन एक ओरिजिन है। तो जो पहला वेव जो गिरा वो इससे फाई 1 ऊंचा था, यानी इसका फेस फाई 1 था, और जो दूसरा वेव गिरा वो इधर से फाई 2 बना रहा है। तो ये तो क्या डेल्टा फाई हुआ ना, जिसका वैल्यू फाई 2 माइनस फाई 1 हुआ। दो वेव के बीच में जो एंगल हो डेल्टा फाई हुआ, ठीक है? और ये एंगल आपको निकालना है तो आप वेक्टर सम से निकाल सकते हो कि टैन थीटा, अगर इसका वैल्यू थीटा ले लूँ तो आपका आएगा a2 कॉस थीटा, a2 कॉस फाई सॉरी, डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 साइन फाई। ये बनेगा आपका फॉर्मूला, ये वेक्टर से आता है, ठीक है? तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आजकल बहुत रिपीट हो रहा है और हर साल एक क्वेश्चन आना ही आना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। किससे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। इसमें आपको क्या करेगा, एक वेव दे दिया जिसका एम्पलीट्यूड है, जिसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो a साइन ओमेगा t है, और जो दूसरा वेव है, सपोज करो कि ये जो वेव है ना, ये वेव आगे की तरफ जा रही है
और ये x बराबर 0 वाला पार्टिकल है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला टर्म, माइनस के एक्स वाला टर्म तो हट गया, तो y2 वाला जो है ये आपका a cos ओमेगा टी है, मतलब एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन इन दोनों का फेज अलग अलग है। आपको समझ में आ रहा है फेज क्यों अलग है, क्योंकि साइन वाला फॉलो कर रहा है कॉस वाला। तो जब आप बनाओगे ना इसका इक्वेशन, तो आप इसको a1 लिखना और इसको आप a2 लिखना, क्योंकि हमेशा मान के चलते हैं कि जो बेस लाइन है वो किसकी होती है, साइन की होती है, और तब ये हो जाएगा कॉस का, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल जो होता है वो π/2 होता है। तो ये आप आराम से परपेंडिकुलर बना सकते हो, यही एक कन्वेंशन है जहां पे आप अटकोगे नीट पे। तो मैं चाहता हूं आप कभी मत अटकना, अगर साइन और कॉस का ग्राफ आ जाए तो, अगर ये साइन या कॉस का इक्वेशन भी आ जाए तो भी आप नेट एम्पलीट्यूड आराम से बना सकते हो। नहीं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है ना कि ये तो साइन है ये कॉस है, अब मैं कैसे करूं। क्योंकि देखो जब आप ए नेट का इक्वेशन लिखते हो, यही तो हम लोग सब रटते हैं, सारे टीचर आपको रटवाते हैं कि बच्चा देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। आपका दिमाग इधर काम करना बंद कर दिया आपका दिमाग इधर काम करना बंद कर दिया कि ये तो दो वेव है लेकिन इनका तो यही है, अब मैं फेज डिफरेंस डेल्टा फाई क्या लिखूं। अरे मुन्ना, आपको डेल्टा फाई इधर क्या लिखना है, π/2 लिखना है। समझ में आया आपको? चलिए ठीक है, हम बात कर रहे हैं सुपर पोजिशन की। सुपर पोजिशन में क्या होगा, ये अगर एक वेव है जिसकी एम्पलीट्यूड a1 है और ये आगे की तरफ जा रही है, और इधर एक और वेव है जिसकी एम्पलीट्यूड थोड़ी बड़ी है a2 है और ये इधर की तरफ जा रही है, तो जब ये दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस हुआ होगा, सपोज करो 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो एक ऐसा टाइम आया, इसकी कुछ वेलोसिटी v1 है, इसकी कुछ वेलोसिटी है v2, तो सपोज करो एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा टाइम आया होगा जब दोनों वेव क्या एकदम पास पास होंगी, लेकिन एक ऐसा टाइम भी जरूर आया होगा जब पहली वाली वेव दूसरे वाले के एकदम अंदर घुस गई होगी, और एक ऐसा टाइम भी आया होगा जहां पर ये जो दूसरी वाली वेव है इसको पास करके आगे चली गई पहली वाली वेव को। तो ये सब कंडीशन हो सकती है और इन्हीं के ऊपर हमको न्यूमेरिकल से भी देखना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन पे। ठीक है, तो ये सेम इधर से चली गई, ये सेम इधर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। अगर ये v2 से जा रही थी तो ये अभी भी v2 से जाएगी, इसकी एम्पलीट्यूड a2 रहेगी और इसकी एम्पलीट्यूड a1 रहेगी, लेकिन जब ये अंदर में हो गई ना तो इसकी जो एम्पलीट्यूड होगी नेट वो होगी इक्वल टू a1 प्लस a2। ठीक है, समझ में आया बात? सिंपल वेक्टर एडिशन है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, cos डेल्टा फाई 1 होता है, तो a1, अब आप बोलोगे कैसे हुआ, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस क्या 2a1 a2, और a1 a2 का वैल्यू क्या है, बरोबर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a नेट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। ठीक है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए ये वेव आगे की तरफ जा रही है और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो a है, और इधर से इसी स्ट्रिंग पे एक और वेव है a एम्पलीट्यूड की जो बैकवर्ड्स जा रही है। कुछ टाइम ऐसा आया होगा कि ये वेव इधर और ये वेव इधर है एक ही स्ट्रिंग पे, तो इस केस में क्या होगा, इसको चर्चा करें। देखिए इस वाले केस में क्या होगा, जो एलिमेंट होगा इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगी। बोलिए क्यों? क्योंकि ये तो स्ट्रेस ही नहीं हुआ ना, ये वाला इसको ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन ये जो नीचे वाला वेव है इसको नीचे जाना चाह रहा है, तो अल्टीमेटली कहीं पे मूवमेंट हुआ ही नहीं। अल्टीमेटली इसका नेट आएगा मूवमेंट वो कुछ ऐसा आएगा। तो जब मूवमेंट ही नहीं हुआ तो पोटेंशियल कोई स्ट्रेस ही नहीं हुआ, कोई टेंशन ही नहीं हुआ, तो जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो क्या हुआ, मिनिमम हुआ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। ये बात समझ में आई आपको? और बाद में जब ये इसको पास कर जाएगा तब इस पॉइंट पे कुछ पार्शियल काइनेटिक एनर्जी होगा, हमको मतलब नहीं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा, इधर ही होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है आपका जिसको आपको सॉल्व करना है। वेव ए है, ये 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और इधर एक और वेव है जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ बढ़ रही है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ये वेव नंबर बी है। आपको बताना है रिजल्टेंट वेव का ग्राफ एट t बराबर 2.5 सेकेंड, एट t बराबर 3 सेकेंड और एट t बराबर 3.5 सेकेंड। इन 3 टाइम इंटरवल पे आपको जो नेट रिजल्टेंट वेव बनी उसकी ग्राफ बनानी है। इजी है, ये बहुत इजी है। इसमें एक चीज बस याद रखना कि कभी भी दोनों वेव को एक साथ मत लेके चलना, कभी भी
दोनों वेव को एक साथ मत लेके चला, नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सोचने पे। मैं सपोज करता हूँ इस बी वाले को स्टॉप कर दिया मैंने, तो जो ए वाला है वो क्या 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि स्टॉप कर दिया तो रिलेटिवली ये क्या 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। ये ए को ऐसा महसूस हो रहा होगा, या बी को भी ऐसा लग रहा होगा कि ए उसकी तरफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है ना। बी को तो यही लगेगा कि ए उसकी तरफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा हो। तो इसको मैंने स्टॉप कर दिया और हमको बताना 2.5 सेकंड। तो जब ए की वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो 2.5 सेकंड के बाद ये कितना चला होगा, क्योंकि टाइम इंटू वेलोसिटी जो होती है वो डिस्टेंस होती है या डिस्प्लेसमेंट होती है, तो 2.5 इंटू 4 ये होता है आपका 10 सेंटीमीटर। जब 10 सेंटीमीटर वेव चल गया तो क्या ये 8 इधर चला, देखो हमेशा है ना वेव का स्टार्टिंग पॉइंट लेना, इससे क्या है ना बहुत इजी हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर तो ये इधर चला और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये 2 सेंटीमीटर इधर तक चल जाएगा। तो जो नेट ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, देखना ये मैंने ए वेव बनाई, ये मैंने बी वेव बनाई। देखो इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर अंदर की तरफ घुस गया। अभी मैंने बात की 2 सेंटीमीटर अंदर की तरफ घुस गया और इसका डिस्टेंस क्या 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा था, और इसका हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो स्टॉप पे ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। अगर आपको अब इसकी ग्राफ बनानी है तो बनाओ, बहुत ईजी है ग्राफ बनाना। देखो मैं बनाता हूं, ये रेड वाली वेव थी और ये आपकी ये वाली वेव है, ये दोनों वेव बनी थी। तो जब मुझे ग्राफ बनाना है तो जो जैसा है उसको एज इट इज लिख देना, आंसर आ जाएगा। देखो एक बात बताओ, इसका डिस्टेंस 1 है, इसका 2 है, तो जो पॉइंट बनाना है ना, मैं बता रहा हूं कैसे पॉइंट बनाओगे तुम। 3 बनाना, 1 को तो बनाना ही है तुमको, 2 भी बनाना है और तीनों को ऐड करके 3 भी बनाना है। देखो मैं बना रहा हूं अभी, क्योंकि ये इतना से लेके इतना दूर तक जो था वो इधर ही चला, मेरे को नेट बनाना है ग्राफ वो भी, लेकिन ये जो है ये क्या 1 इधर अब ऐड करना पड़ेगा इसकी वजह से। तो लो इधर 1 ऐड कर दिया, ये 1 वाला लाइन है, ये 2 वाला लाइन है, ये 3 वाला लाइन है। तो 1 मैंने इधर ऐड कर दिया और ये कहाँ इधर तक आएगा, इधर तक आ गया। समझ में आ रहा है बात। लेकिन इस पॉइंट पे क्या है, ये वाला वेव तो है लेकिन इसके ऊपर एक और वेव सुपर इंपोज की हुई है, तो इसकी जो नेट एम्पलीट्यूड बनेगी वो क्या 3 सेंटीमीटर बन जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी ऊंचा है, 2 सेंटीमीटर और ऊंचा हो गया, तो कुल मिलाकर क्या ये 3 सेंटीमीटर हो गया। देखो और ये कहां तक चलेगा, ये यहां तक चलेगा। लेकिन इसके बाद ना इधर इतना पूरा डिस्टेंस तक सिर्फ यही वाला वेव है, यानी 2 सेंटीमीटर वाला वेव है। तो आप 2 सेंटीमीटर वाला लाइन को क्या करो, कंटिन्यू कर दो, और वो भी सिर्फ इधर तक होगा, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वापस 0 होगा लाइन। तो वेव की जो नेट ग्राफ बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। समझ में आया, कॉम्प्लेक्स नहीं है ये चीज, बस समझने का देरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में आप आगे सॉल्व करना इसको, एट t बराबर 3 सेकंड, एट t बराबर 3.5 सेकंड। तो बताओ मेरे को, जब 3 सेकंड होगा तो इसकी वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है, यानी इसका मतलब 12 सेंटीमीटर चल रही होगी, यानी 8 सेंटीमीटर तो ये कवर किया ये वाला पॉइंट, और 4 सेंटीमीटर ये वाला भी कवर कर दिया। तो केस कुछ ऐसा आएगा कि ये बी वाला वेव है ऑलरेडी और ये ए वाला वेव है इसके अंदर आ गया। समझ में आ रहा है आपको, और दोनों सेम डिस्टेंस का है, तो मतलब ऐसा कुछ होगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है ना, तो वेव ऐसा होगा, ये ए वाला वेव है और ये बी वाला वेव है ऊपर में। समझ में आया। एट t बराबर 3.5 सेकंड पे क्या होगा, ये बी वाला वेव तो नॉर्मल ही है, लेकिन ए वाला वेव कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आगे वाला 14 सेंटीमीटर चल गया होगा। ये सोचना, आप सॉल्व करना, अगर नहीं आया तो फिर बताना, बताऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन, ये एक वेव है जिसकी हाइट 1 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रही है, इसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके 8 सेंटीमीटर के बाद ना एक और वेव है जो कि ट्रायंगल फॉर्म में है, और इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रही है, और इसके बीच के डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है एट t बराबर 2.5 सेकंड
3 सेकंड और 3.5 सेकंड में वेव की क्या कहानी होगी, ये क्वेश्चन है। तो बस वो सेम वही काम है हमारा जो हम ऑलरेडी पहले से करते आ रहे हैं कि इस वाले बी को क्या कर देना है, आपको स्टॉप कर देना है। तो एक किससे जाएगा, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा। 2.5 सेकंड के बाद 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया होगा। इधर से इधर का दूरी 8 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 2 अंदर की तरफ घुस गया। जब 2 अंदर की तरफ घुस गया तो इसका मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। सेम देखो, सेम हाइट का है दोनों। ये 4 था, 4 के अंदर में 2 घुस गया देखो, और ये ऐसा हो गया। तो जो आपका ग्राफ बनेगा उसको मैं बना रहा हूं अभी। देखो कौन कौन से पॉइंट है, 1 1 और 1 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2। तो आपको क्या एक बेस 0 वाला लाइन बनाना है, इसके बाद आपको क्या 1 सेंटीमीटर वाली लाइन बनानी है, इसके बाद आपको क्या 2 सेंटीमीटर वाली लाइन बनानी है। बस आपको इतना ही काम करना है। इधर से इधर तक का जो था इसको आप एज इट इज इधर से इधर तक कर दो। ये वाला जो था ये 1 सेंटीमीटर का था, तो कोई बात नहीं, इसको 1 सेंटीमीटर इधर तक लेके जाना। इधर तक पूरा मत लेके जाना क्योंकि ये वेव इधर इंटरफेयर कर रही है। तो आपको सिर्फ इधर तक ही इस वेव को रखना है। देखो इधर तक ही सिर्फ रखना है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद कहानी कुछ अलग हो जाएगी, समझना बात को। इसके बाद ये जो है ऊपर वाला इसको 1 सेंटीमीटर प्रोवाइड कर रहा है हॉरिजॉन्टली, और ये वाला जो है ये भी इसको 1 सेंटीमीटर प्रोवाइड कर रहा है। तो कहानी कुछ ऐसी बनेगी कि 1 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी वजह से तो है ही, देखो इसकी वजह से 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है ही, लेकिन जो ये वाला वेव है आपका, ये वाला वेव है, इसको ऐड कर दो ऐसे, इधर तक ऐड कर देना। समझ में आ रहा है? सेम एज इट इज इसको ऐड कर देना, लेकिन अब इसको 0 से स्टार्ट मत करना। देखो ये लाइन जो है ये 0 से स्टार्ट हुई थी ना, इसको 0 से स्टार्ट मत करना, इसको 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट करना बस। तो ऐसा कुछ बन गई। और इसके बाद तो क्या है, खाली ये वाली चीज है, ये वाली लाइन है बस। तो इसको आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट करोगे। देखो नीचे की तरफ 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट करोगे और इसको सेम डायरेक्शन ऐसे आप ले जाओ, और कहाँ तक लेके जाओगे, यहाँ तक लेके जाओगे, और फिर उसके बाद स्ट्रेट कर दो। तो ग्राफ कैसी बनी, ग्राफ ऐसी ऐसी ऐसी, देखो ग्राफ बनी ऐसी 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 ऐसी, फिर टक 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 टक, फिर इधर, फिर स्ट्रेट। समझ में आया, ये ग्राफ बना। तो आपको सेम बनाना है 3 सेकंड पे और 3.5 सेकंड पे। ये सुपरपोजिशन का टॉपिक इधर तक ही आता है और ये कंप्लीट हुआ।